प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। उनके बकौल ये वाकया बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तो आइए ये कहानी आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। मेरा नाम साकिब है और ये वाकया मेरे साथ आज से 20 बरस पहले पेश आया। मैंने अपनी इस 40 साला ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें देखी और लातादाद खौफनाक वाकयात का सामना किया, लेकिन इस वाकये ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। मेरे वालिद एक किसान थे और उन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया। उन दिनों मैट्रिक पास लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाया करती थी, सो मुझे भी पुलिस में मुलाजमत मिल गई। मैं पुलिस में बतौर कांस्टेबल सेलेक्ट हो गया। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान बहुत खुश था, खसूसन मेरे वालिद साहब, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सरकारी मुलाजमत से नवाज दिया था। पहले पहल तो मेरी पोस्टिंग एक दूर दराज के थाने में हुई। फिर तकरीबन 6 माह बाद मुझे एक रेलवे स्टेशन पर तैनात कर दिया गया। ये रेलवे स्टेशन शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था, बल्कि ऐसा कहना मुनासिब होगा कि शहर से 30 किलोमीटर दूर एक जंगल था जिसके बीचों बीच इस स्टेशन को बनाया गया था। मेरे अलावा इस स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम मौजूद न था, जबकि स्टेशन मास्टर साहब हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। उनकी जगह आर्जी तौर पर आने वाला मुलाजिम कुछ ही दिनों बाद डिस्चार्ज हो गया। शहर से काफ़ी फासले पर मौजूद इस स्टेशन में मैं अकेला ही रहने लगा। फिर चंद दिन के बाद नया स्टेशन मास्टर तैनात हो गया। स्टेशन मास्टर साहब से बात करने पर मालूम हुआ कि वो यहीं पास वाले गांव में ही रहते हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि चलो कोई तो है जो इस वीराने में मेरे साथ रहेगा। लेकिन उसकी तैनाती के पहले दिन ही मुझे मालूम हुआ कि स्टेशन मास्टर साहब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तकरीबन रात के 9 बजे के करीब घर के लिए निकल गए और मैं स्टेशन पर फिर अकेला रह गया। इस स्टेशन के दूर एक कोने में एक मस्जिद बनी हुई थी जहां मैं अपनी नमाज अदा किया करता था। स्टेशन पर मौजूद चौकीदार हमेशा रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से नीचे सोया करता था। हालांकि उसकी ड्यूटी होने के बावजूद वो रात के वक्त कभी भी स्टेशन पर ना आता, जबकि उसके रहने के लिए उसे स्टेशन पर एक कमरा अलॉट कर दिया गया था। उसका कहना था कि स्टेशन पर भूत और चुड़ैलें रहती हैं और यहाँ काफ़ी लोगों की अमवात हुई हैं। स्टेशन पर अकेला मुलाजिम होने की वजह से उसे छुट्टी भी कम मिलती थी, इसीलिए वो घर से 4-4 महीने गायब रहा करता था। उन दिनों इस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ चला करती थी और स्टेशन छोटा होने की वजह से कोई सिग्नल भी मौजूद न था। इस रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव था जहां एक और मुलाजिम तैनात था। उसकी ड्यूटी ये थी कि वो ट्रेन के आने से पहले फाटक बंद करता और खोलता था। इस बयाबान इलाके में शाज़ो नादिर ही ऐसा होता था कि रेलवे का अमला कभी एक साथ देखा गया हो। वो सब अपनी अपनी जगह पर तैनात अपनी ड्यूटियां कर रहे थे और इधर रात होते ही मैं अकेला हो जाता। एक रात जब चांद अपने मुकम्मल जोबन पर था और हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी, मैं रात के आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था ताकि ये जल्दी से गुजरे और मैं कुछ देर के लिए आराम करूं। रोज़ाना रात 9 बजे आखिरी गाड़ी इस ट्रैक से गुजरती थी। उस रात गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी, हर तरफ हब्स फैली हुई थी। फिर अचानक ये हुआ कि लाइट चली गई। मुझे रेलवे ट्रैक पर दूर से ही एक रोशनी अपनी जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। मैंने दूर से ही इसे पहचान लिया। ये फाटक वाला था जो कि गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ मेरे पास आया और मुझसे मुखातिब हुआ, साहब जी, क्या एक सिगरेट मिल सकता है? आज मैं शहर नहीं जा सका और इस वीराने में भला मुझे कहाँ से सिगरेट मिलने हैं। बस मुझे एक सिगरेट दे दें ताकि जल्दी से मैं फाटक पर वापस चला जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैंने फौरन ही उसे एक सिगरेट थमा दिया और वो दोबारा तेज तेज कदम उठाता हुआ फाटक की जानिब बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी सीटी बजाते हुए स्टेशन की जानिब बढ़ रही थी, मगर स्टेशन से थोड़ा पहले ही अचानक गाड़ी को ब्रेक लग गई। ये देखकर मैं बहुत परेशान हुआ और अपनी राइफल थामे गाड़ी की तरफ लपका। जैसे ही मैं ट्रेन के पास पहुंचा तो एक वहशतनाक और दिलखराश मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई बदकिस्मत शख्स जल्दी में गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था। उसकी दोनों टांगें उसके धड़ से अलहदा हो चुकी थीं। वो बुरी तरह से कुचला गया था और बेचारा मौके पे ही दम तोड़ गया था। गाड़ी की ब्रेक लगते ही तमाम मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकलने लगे। ज्यादातर लोग इस वाक़ये को खुदकुशी करार दे रहे थे और बाज लोग तो ड्राइवर को मशकूक नज़रों से देख रहे थे। फिर मैं ड्राइवर से मुखातिब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? वो बहुत सहमा हुआ था। जनाब, इस शख्स ने
ट्रेन के रुकने से पहले ही गाड़ी से उतरने की कोशिश की थी। मैंने फौरन ही इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक वो गाड़ी के नीचे आ चुका था। भला इतनी बड़ी गाड़ी एक ही पल में भला यूं कैसे रुक सकती है? उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने चंद लोगों को जमा किया और उसकी लाश को उसके अज़ा समेत इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया। मरने वाला ये अजनबी शख्स किसी की भी पहचान में ना आया। शायद वो अकेला ही सफ़र कर रहा था। मुसाफिरों में बुरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी और वो खौफ के मारे जल्द से जल्द उस स्टेशन से निकल जाना चाहते थे। इतनी देर में फाटक वाला और चौकीदार भी भागते हुए मेरे करीब आ गए। मैंने और स्टेशन मास्टर साहब ने फौरन ही करीबी थाने में इतला दी। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे थाने से एक गाड़ी आ गई, जिसमें एसएचओ साहब भी मौजूद थे। फैसला ये हुआ कि आज की रात इस लाश को स्टेशन पर रखा जाएगा और सुबह होते ही इस लाश के वर्सा को तलाश किया जाएगा। अगले चंद लम्हों में ट्रेन फराटे भरती हुई चली गई और एक एक करके स्टेशन मास्टर साहब और बाकी लोग भी चले गए। अब मैं तनहा हाथ में लालटेन लिए उस लाश के करीब खड़ा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अपने अकेले होने पर बहुत खौफजदा था, लेकिन आखिर भला क्या हो सकता था? ये मेरी ड्यूटी थी। इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा था। फिर अचानक ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। चांद की चांदनी में अब मुझे हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी, लेकिन लाश की मौजूदगी मुझे बार बार खौफजदा कर रही थी। इस जंगल और वीराने में मैं एक लाश के साथ अकेला खड़ा हुआ था। आखिरकार मैं थक हार कर बैठ गया। आज की रात मेरे लिए क़यामत से कम न थी, क्योंकि मुझे इस लाश की हिफाजत करना थी। नहीं तो रोज मैं इस वक्त तक अपने कमरे में जाकर सो जाया करता था। मैं पत्थर से बनी हुई बेंच के ऊपर बैठा था और मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। मैंने जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कब नींद की आगोश में चला गया मुझे मालूम ही ना हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई स्टेशन पर दूर से चलता हुआ आ रहा है। मैंने अपने इधर उधर नजर की, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई ना दिया। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद की और सो गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर किसी चीज को खा रहा हो। मैंने फौरन उठकर लाश की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने इसे अपना ख्वाब या वहम समझकर जहन से फौरन ही झटक दिया। चांद की रोशनी में वो चिथड़ी हुई लाश बिल्कुल मेरे सामने पड़ी थी। उसका एक एक अंग मुझे वाज़ेह दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे वाज़ेह महसूस हुआ कि जैसे लाश खुद ब खुद एक तरफ को सुरकती जा रही है। ये देखकर मैं खौफ से उछल पड़ा और मेरा पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा। मैं अपनी राइफल सीधी किए हड़बड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन पूरे रेलवे स्टेशन पर मुझे कोई भी इंसान या जानवर नजर न आ रहा था। अगले ही लम्हे लाश में एक हल्की सी जंबिश हुई। अचानक लाश का ऊपर वाला धड़ खुद ब खुद हिलने लगा और देखते ही देखते उसके तमाम कटे हुए अज़ा उस धड़ के साथ जुड़ने लगे। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकली। मेरा जहन एकदम माउफ हो गया और हल्क खुश्क होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा वजूद बेजान हो गया हो। मैं फौरन ही बेंच से उठा और तेजी से सीधा अपने कमरे की जानिब दौड़ने लगा। मैं बार बार मुड़कर लाश की जानिब देख रहा था। अगले ही लम्हे मेरी आंखों ने एक भयानक मंजर देखा। वो लाश अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और उसके कटे हुए तमाम अज़ा उसके जिस्म से जुड़ गए थे। वो खून में लथपथ मेरे पीछे आ रही थी। ये देखकर मेरी हालत ऐसे हो गई कि मानो मेरा एक पांव दो दो मन का हो चुका था और मैं खौफ के मारे बुरी तरह से हाँप रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे कदम भारी हो रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और गिरता पड़ता अपने कमरे में दाखिल हो गया। मैंने फौरन ही दरवाजे को बंद किया और चुटकनी चढ़ा दी। अगले ही लम्हे किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा खून मेरी रगों में जम गया हो। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं दरवाजे को जोर लगा के बंद करने की कोशिश कर रहा था। वो लाश इतनी ताकतवर थी कि अगर मैं दरवाजे पर अपना जोर न डालता तो शायद वो उसे तोड़ देती। वो हैरत अंगेज तौर पर मुसलसल दरवाजे को धक्के दे रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजे में बने हुए एक सुराख से बाहर की जानिब झांका तो मुझे 2 इंतहाई सुर्ख आंखें दिखाई दी, जिनकी रोशनी किसी लेजर लाइट से कम न थी। जैसे ही वो रोशनी मेरी आंख में पड़ी तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आंख में जलते हुए कोयले डाल दिए हों। मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आंख पर रख लिए और जोर जोर से चीखने लगा।
میری آنکھ میں اب شدید درد ہو رہا تھا، لیکن میں نے اب تک دروازے پر اپنی پوری قوت سے زور ڈالا ہوا تھا۔ زندگی اور موت کی جنگ جاری تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ پھر اچانک میری نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر جا پڑی۔ میں فوراً ہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی بند کرنے کے لیے دوڑا۔ میں ابھی کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ لاش فوراً کھڑکی کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو میں نے ڈر کر فوراً ہی زور سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے۔ اگلے ہی لمحے میرے کانوں نے ایک زوردار اور خوفناک چیخ سنی۔ اس لاش کا ہاتھ کھڑکی کے اندر رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر جیسے ہی دوبارہ کھڑکی کھولی تو اس لاش نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھینچ لیا اور میں نے پوری قوت سے دوبارہ کھڑکی کو بند کر دیا۔ میں خوف کے مارے بری طرح سے سانس لے رہا تھا۔ میرے دل میں بار بار جنات کے خیال آ رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں اور کسی بھی رکاوٹ کو بغیر کسی مشکل کے گرا سکتے ہیں۔ اچانک ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور میں اس گپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں ریلوے اسٹیشن پر بنی ہوئی مسجد کا خیال آیا۔ اگر میں وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاؤں تو شاید میری جان بچ سکتی ہے، لیکن اس بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ خوفناک اندھیرے اور شدید گرمی کی وجہ سے یہاں میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اب کچھ لمحوں کے لیے باہر مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں دروازہ کھولتے ہی سیدھا مسجد کی جانب دوڑ لگا دوں گا، اور میں نے ٹھیک ایسا ہی کیا۔ چند لمحوں تک جب کوئی آواز نہ آئی تو میں نے ڈرتے ہوئے کمرے کی چٹکنی کھولی اور باہر نکل کر مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں پاگلوں کی طرح ہانپتا ہوا مسجد کی جانب دوڑ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنے پیچھے نظر کی تو وہ لاش مجھے اپنے پیچھے دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اب اپنی موت طے نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آخری بار ایک بھرپور کوشش کی۔ پھر اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ جیسے ہی میں گرا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آ گرا ہو۔ وہ لاش میرے اوپر موجود تھی۔ اس کی خوفناک اور بھیانک شکل نے جیسے مجھ سے میرے حواس چھین لیے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میرے منہ سے یا اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ یہ آواز سنتے ہی اس لاش کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑ کر دور جا گری۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے مسجد کی جانب دوڑ لگا دی اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ کسی طرح یہ خوفناک اور منحوس رات میری زندگی سے ٹل جائے۔ میں مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کمرے میں موجود مدھم سی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے مسجد کے صحن سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسجد کے دروازے کو تیز اور بڑے بڑے ناخنوں سے کھرچ رہا ہو۔ پھر اچانک مسجد کے دروازے میں موجود سوراخ سے مجھے وہ سرخ روشنی اندر کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ وہ لاش میرا پیچھا کرتے کرتے اب مسجد میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ کسی طرح مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ موت کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر میں سجدے میں سر رکھے روئے جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ بھوت پریت اور چڑیلیں کلام اللہ سے بہت ڈرتی ہیں۔ میں نے فوراً سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا الماری کی جانب بڑھا۔ میں نے فوراً الماری کھولی اور قرآن پاک کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی قرآن پاک کو میں نے اپنے سینے سے لگایا تو آہستہ آہستہ وہ تمام خوف میرے دل سے دور ہونے لگا۔ اچانک ہی مسجد کے صحن میں سے خوفناک اور بلند آواز میں کہے کہے گونجنے لگے۔ میں نے فوراً ہی دروازے کے ایک سوراخ سے باہر کی طرف جھانکا۔ وہ لاش مسجد کے صحن میں پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ٹھیک مسجد کے دروازے پر مرکوز تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوفناک مسکراہٹ نے جنم لیا۔ شاید اس نے مجھے دروازے کے سوراخ سے جھانکتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنا چتھڑا ہوا بازو فوراً ہی میری جانب بڑھایا، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تو آج یہاں سے زندہ بچ کر نہ جائے گا۔ لیکن اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود میرے دل میں اب ہمت آ چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں یہ تصور کرنے لگا کہ خدا کی غیبی مدد میری طرف بڑھ رہی ہے اور چند ہی دیر میں اس بدروح کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں ہی تھا کہ میرے کانوں نے ایک زوردار کڑک کی آواز سنی۔
ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमानी बिजली गिरी हो। मेरी आंखें एक लम्हे को चुंधिया गईं और फिर हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को दिन हो गया हो। अगले ही लम्हे मेरे कानों से इमाम मस्जिद की आवाज़ टकराई। कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो। शायद अब फजर की नमाज का वक्त हो चुका था और इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने लगभग 2-3 बार मुझे आवाज़ दी, तब जाकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई। मैंने डरते हुए मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो इमाम साहब बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे। मुझे देखते ही वो मुझसे मुखातिब हुए। क्या हुआ बेटा, तुम और मस्जिद में इस वक्त? उनकी ये बात सुनकर मैंने उन्हें रात वाला तमाम वाकया सुना दिया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और पानी दम करके पिलाया। फिर हम दोनों मस्जिद से निकले और सीधा उस जगह बढ़ने लगे जहां पर लाश पड़ी हुई थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे और मैं खौफ के मारे उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही हम लाश के करीब पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो लाश वहीं पड़ी हुई थी। अभी सुबह की पहली ट्रेन आने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त था कि उस लाश के वर्सा रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे। शायद रेलगाड़ी के ड्राइवर ने बाकी तमाम स्टेशंस पर इतला कर दी थी। उन लोगों ने फौरन ही लाश की शिनाख्त कर ली थी और उसे अपने साथ ले गए। बस उस दिन के बाद मैं पंजगाना नमाज अदा करने लगा। जब भी वो खौफनाक रात मुझे याद आती है तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।